कई बार हमसे पूछा जाता है कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया था, ये तरीका बताया था, ये आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। और इसके अलावा ये हमने आपको बताया था, इसको रिप्रेजेंट करके भी हमने बताया था। देखो जब भी जैसे मान लो हमने आपको ये तो तरीका बता दिया, इसके अलावा हमने बताया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट हो कि ये पता नहीं सर क्या बता रहे हैं और ये इसका डायग्राम या ये कैसे आएगा, तो कुछ मत करो आप। पता है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा आप क्या करो, जैसे मानो मैं पहला क्वेश्चन आपको उस दिन ड्रॉ करके दिखाया था, क्या लिखा है हमने, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर लिखा है। z का वैल्यू रख दो, क्या चीज़, x प्लस आई वाई, तो आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई वाई माइनस वन माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। कब, जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे आएगा, x माइनस वन प्लस आई इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई फोर। तो अगर आप इसका आर्गुमेंट लोगे तो y माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स में आएगा, और ये इधर आ जाएगा तो tan पाई बाई फोर हो जाएगा। tan पाई बाई फोर का वैल्यू होता है वन, तो मतलब क्या आ जाएगा, y माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू y के इक्वल आ जाएगा। तो कई बार आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने उस दिन भी यही चीज़ आपको बताया था, इसको ड्रॉ करके बताया था कि ये आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, माइनस वन माइनस आई। हमने आपको उस दिन ड्रॉ करके बताया था, क्या चीज़ बताया था, वन कॉमा वन है, ये मान लो ये है वन और ये है वन, तो यहाँ से पाई बाई फोर वाले एंगल पे आपको ड्रॉ कर लेना है, ये पाई बाई फोर वाले एंगल पे ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन यही तो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन। बस ये है कि x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन से ही हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू इनिशिएट करनी है। इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो ये आपका वैल्यू ऐसे पीछे तक आएगा, y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ये आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारा इससे जो हमने कल उस दिन तरीका बताया था, कई बार ऑप्शन में y इज इक्वल टू एक्स में लिमिटेशन दे देगा, कि x का वैल्यू ग्रेटर देन वन, y का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा, तो ये वाला सभी कंडीशन में फुलफिल होगा। और जो हमने उस दिन आपको बताया था वो वाला तरीका हमेशा सही होगा। अब यहाँ पे ये वाला गलत क्यों आ रहा है, मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये गलत क्यों हो सकता है, गलत इसलिए हो सकता है कि ये डिपेंड करता है। देखो आर्गुमेंट ऑफ z जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो चारों कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट के लिए होगा, तो उस हिसाब से ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक, मेन चीज इसी पे डिपेंड करता है, कौन से क्वाड्रेंट पे होगा वो चीज हमारा डिपेंड करता है। तो चलिए, बाकी अगर आपको कभी पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, ऐसे आप अगर मान लो आपको ड्रॉ करने नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हमने आपको हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताया था, ये देख इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके किया था। इफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू थीटा, इट रिप्रेजेंट द रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब हमने जैसे बताया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हीं का यूज करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे मान लो पहला पॉइंट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्ट्रेट लाइन इन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन होता है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ड्रॉ करते हैं। तो आर्गन प्लेन में क्या होगा, कैसे आप लिखोगे, इसके बारे में आप लिखोगे लाइन थ्रो z नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस बोल दो, पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो इसको आप अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू या तो अल्फा या माइनस पाई प्लस अल्फा। और इसको ड्रॉ करोगे तो देखो, ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा, मान लो हमने इसको क्वाड्रेंट बना करके ऐसे ड्रॉ भी कर दिया, तो ड्रॉ करोगे तो कुछ लाइन हमारा यहाँ से ऐसे जाएगा, जस्ट सपोज मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे z और z नॉट कहाँ होगा,
मान लो हमने इसको ये एंगल अल्फा बना दिया, ये एंगल अल्फा बना रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ कि लाइन थ्रू जेड नॉट मेकिंग एन अल्फा विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जा रहा है मान लो कहीं होगा यहाँ पे जेड नॉट होगा, ये जेड नॉट होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो जेड माइनस जेड नॉट है ना इज इक्वल टू अल्फा, और जेड कहीं यहाँ होगा, जेड मतलब कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, तो जेड माइनस जेड नॉट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं पीछे होगा तो जेड माइनस जेड नॉट का वैल्यू अल्फा आएगा, और बाहर की तरफ होगा इधर, मतलब दो चीज़ें हो सकती है कि जेड नॉट पीछे की तरफ है तो हम इधर आएंगे, इधर का मतलब ये हुआ कि जेड माइनस जेड नॉट, जेड ऊपर में है और जेड नॉट नीचे में है, तो फिर ये वाला एंगल लेंगे, और जेड ऊपर में है, जेड नॉट यहाँ है, तो फिर आप ये वाला एंगल लो। तो वो डिपेंड करता है बेसिकली, आप इस पे इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जेड और कहाँ है और जेड नॉट कहाँ है। आप एंगल बस जैसे ही आप लेते हो उस हिसाब से आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक, लाइन सेगमेंट ए बी में आप क्या लिखोगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी is given by क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइड बाई z माइनस z2 इज इक्वल टू या तो पाई या तो 0। इसके बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था, वैसे फिर भी एक बार और देख लेते हैं। हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, सेम पैटर्न में है बनेगा ये भी। मान लो हमने एक लाइन बनाया है यहाँ पे, है ना, और अगर ये एंगल आपका मान लो पाई बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, रियल जेड है, और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी जेड है। और यहाँ पे मान लो हमने ले लिया कहीं, यहाँ पे मान लो जेड ले लिया, और यहाँ मान लो z1 है, और यहाँ कहीं z2 है, तो z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z2 का अगर मान लो एंगल या तो पाई लोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही साइड में होंगे। 0 लोगे मतलब दोनों अपोजिट साइड में होंगे। अगर z1 मान लो ऐसे है, यहाँ z है, यहाँ z1 है, और यहाँ z2 है, ये z1 z2, तो जो एंगल बनेगा ना वो पाई डिग्री बनेगा, और दोनों एक ही साइड में होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल हमारा 0 बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि z1 और z2 एक ही साइड में होंगे तो एंगल 0 बनेगा, है ना। आप 0 के लिए लिख सकते हो, फॉर 0 z1 एंड z2 लाइज ऑन सेम साइड, सेम साइड, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाले में आप लिखोगे सर्किल, सर्कल इन आर्गन प्लेन। कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो, जब भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख करके जैसे हमने अभी सॉल्व किया था वैसे ही कर देना। कभी भी आपको चाहे वो लोकस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, चाहे जो भी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो वो हमारा एक तरह से रामबाण तरीका होता है कि आप कभी भी क्या करो, सिंपल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दो। ये तो हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। जब आप किसी भी इक्वेशन यानी इक्वेशन को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको तुरंत सॉल्व करना है आपको, तो शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके। तो ये मान लो हमने एक सर्किल बनाया, ये हमारा रियल जेड है और ये हमारा मान लो इमेजिनरी जेड है। ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू के होता है। जेड नॉट क्या होता है, जेड नॉट इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और के होता है, के इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, अगर मान लो आपको पहचानना है कि ये क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम जेड नॉट का कोई वैल्यू रख लेते हैं। मान लेते हैं हमने रख दिया 3 + 4i रख दिया, इज इक्वल टू मान लो 5 दे दिया, तो क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 3,4 होगा और रेडियस 5 होगा। देखते हैं कैसे। तो हमने बोला कि मान लो एक्स जेड का वैल्यू x + i y है, -3 - 4i का मॉड इज इक्वल टू 5 है। माने ये कैसे सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा ये बता रहा हूँ। x - 3 + i y - 4
का मॉड इज इक्वल टू मान लो 5 है। मॉड लोगे इसका तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर कर लोगे तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारा वैल्यू आएगा। तो बस आपको ये याद रखना, मतलब ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें k क्या है, और रेडियस है, और z0 क्या है, सेंटर ऑफ द। तो अब देखिए, अब ये हमारा सेकेंड थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट के बारे में हमने आपको एक बताया था, फिर भी एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। इसमें क्या हमने बताया था, ये हमने आपको डिराइव करके बताया था कि ये अगर डायमीटर के दो अलग अलग पार्ट दिए हुए हों तो उसका इक्वेशन ये वाला आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 डिवाइड बाई z माइनस z1 इज इक्वल टू π/2। तो आप डायरेक्ट लिख दो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 डिवाइड बाई z माइनस z1 इज इक्वल टू होता है π/2। डायग्राम अगर मान लो बनाना चाहो तो इसका डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो। ये मान लो आपका आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट P है कोई Z, यहाँ पे Z1 और यहाँ पे हमने Z2 ले लिया था। तो हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं इस लाइन को आप किसी ऐसे पॉइंट पे सरकमफरेंस पे मिलाओगे तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो z माइनस z1 है ना, z माइनस z2 डिवाइड बाई z माइनस z1 निकालोगे तो ये जो आपका आर्गुमेंट हमने निकाला था, बताया था, वो एंगल कितना बनाता है, π/2 का एंगल बनाता है। तो z1 और z2 अगर मान लेते हैं, हमने दिया क्या चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा ये, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या चीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी सर्कल के एंड पॉइंट अगर दिए हुए हों तो आप इसके इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जस्ट सपोज मान लो z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2 क्या होता है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points A ब्रैकेट में z1 एंड B ब्रैकेट में z2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इससे पहले आप ये ध्यान रखना कि अगर मैंने z1 माइनस z2 का मॉड लिखा हुआ है, ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स कौन सा, z1 एंड z2 के बीच का डिस्टेंस। अगर मान लो आप इसको जानना चाह रहे हो कि ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लिया हमने x1 प्लस z1 का वैल्यू x1 प्लस i/1 रख दिया और z2 का वैल्यू x2 प्लस i/2 रख दिया। तो जो 10th में आप फार्मूला पढ़ते थे वही फार्मूला निकल के आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2। मॉड ले लो, मॉड लोगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो क्लास 10th में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 10th की चीज़ें हैं। तो ये तो हमने इसके बारे में अभी डिस्कस किया। अब ये चीज़ जो हमने पॉइंट नंबर 5 जो बताया वो क्या बताया, ये लिखा हमने कि z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2 रिप्रेजेंट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a z1 और b z2। तो हमने क्या किया,
एक लाइन मान लो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक। और इन दोनों पे मान लो एक इस लाइन पे हमने एक एक पॉइंट ले लिया, ये Z1, और इस पॉइंट इस लाइन पे हमने एक Z2 पॉइंट ले लिया। आपको ये एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जो Z1 से, ये क्या कह रहा है कि Z से Z1 का डिस्टेंस वही होगा जो Z से Z2 का डिस्टेंस होगा, माने Z से Z1 का डिस्टेंस और Z से Z2 का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो Z से Z1 का डिस्टेंस और Z से Z2 का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। कब आएगा, अगर मान लो Z से Z1 का डिस्टेंस यहाँ ले, Z से डिस्टेंस Z2 का यहाँ से ले, या मान लो हमने Z को यहाँ से ले लिया। कहीं से भी इस लाइन पे आप अगर ड्रॉ करोगे तो वो कहीं पे भी ये हमेशा सेम आएगा, बशर्ते कि ये लाइन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। कहीं से भी आप ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस सेम होगा इसी लाइन को, यानी इस पॉइंट पे Z हर जगह लाई करेगा। Z यहाँ पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, हर जगह होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। इसको हम P ऑफ Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात किया रहेगा तो Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z2, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जैसे सर्किल में हमने एक पार्ट छोड़ दिया, कौन सा पॉइंट, मान लो इसको नेक्स्ट पॉइंट में मान लेता हूँ, कौन सा पॉइंट था, ये 5 था, 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट। तो उसमें जैसे मान लो आप Z माइनस Z1 इज इक्वल टू आपने K दिया था, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, कई बार हमसे पूछा जाता है, रीजन पूछा जाता है, 3 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन मान लो ये हमने ले लिया, दूसरा कंडीशन हमने ले लिया कि Z माइनस Z1 ग्रेटर देन K ले लिया, और तीसरा कंडीशन हमने ले लिया Z माइनस Z1 इज लेस देन K ले लिया। तो ये क्या होगा, जो पॉइंट होगा यानी जो Z होगा वो कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक। Z होगा, Z लाई कहाँ करेगा, K से ग्रेटर की बात की जाए, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल। कई बार हमसे रीजन पूछा जाता है, तो आप यहां भी क्या लिखोगे, Z लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक। तो Z हमारा कहाँ लाई करेगा उसके बारे में रीजन कई बार पूछा जाता है, इस तरीके से दिया रहेगा, इनसाइड द रीजन मतलब कहीं भी हो सकता है, आउटसाइड मतलब इसके बाहर बाहर, और इक्वल टू K रहेगा मतलब इसके सरकमफेरेंस पे कहीं ना कहीं जहां भी होगा लाई करेगा, ठीक। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में ड्रॉ करके सिखाऊंगा कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो आपको कभी Z प्लस Z1 का वैल्यू मॉड Z प्लस मॉड Z1 के इक्वल लिखा हुआ मिले, ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द रे originating from origin and passing through the point passing through the point Z1, ठीक। तो अगर मान लो इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो, जैसे मान लो हमने क्या किया, इसका डायग्राम एक बना लेते हैं इस तरीके से, और इसमें हमने मान लो ओरिजिन से पास कर रहा हूँ, तो ओरिजिन से पास कराऊंगा तो हमने इस लाइन को मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मान लो इस पॉइंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं P, इधर कहीं Z होगा, है ना, यहाँ कहीं मान लो एक Z1 ले लिया, और ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Z डैश आप लोगे वो इसके अपोजिट साइड में लाई करेगा, P डैश, मान लो हमने P डैश ले लिया, और ये क्या है, माइनस Z1 हो जाएगा, उतने ही डिस्टेंस पे, जितना A है उतना ही डिस्टेंस पे इधर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको P बोल रहे हो, इसको A बोल रहे हो, इसको P डैश बोल रहे हो, तो जो Z प्लस Z1 का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, PO प्लस, ये O है, अगर मान लो PO
प्लस ओपी डैश, और पी यू प्लस ओपी डैश का मॉडुलस मतलब क्या आ जाएगा, पी यू का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, मॉड लोगे तो जेड के इक्वल आएगा, और पी ओ डैश का नहीं ओपी डैश का जो वैल्यू उसका मॉड लोगे तो ये भी इसी के इक्वल आएगा, ये जो हमने लिखा है। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर स्ट्रेट लाइन में है जो कि ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रहा है तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड माइनस मॉड जेड वन लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट रिप्रेजेंट और रे originating from Z1 but not passing through origin, not passing through origin, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि आप देखो यहाँ पे अगर मान लो आप इसका डायग्राम बनाओगे तो मान लो हमने एक रे यहाँ से ऐसे पास करा दिया, मान लो हमने एक रे यहाँ से ऐसे पास करा दिया, ठीक, इसका नाम हमने नेमिंग कर दिया, मान लो ये जा रहा है पी जेड, है ना, और ये हमने मान लो ए जेड वन मान लो ले लिया। तो अगर मान लो z माइनस जेड वन जस्ट सपोज ये हमारा ओरिजिन है, और इस पॉइंट से इसको अगर मान लो आप मिलाओगे, फिर इस पॉइंट से इसको आप मिलाओगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म बन जाएगा। ट्रायंगल फॉर्म बनने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप देखो z माइनस जेड वन का जो वैल्यू लिखोगे वो किसके इक्वल आएगा, ये पॉइंट ए है और वो पी है, तो z मतलब ये हुआ कि OP है ना, OP माइनस OA के इक्वल आ जाएगा, OA के इक्वल आ जाएगा, और ये तभी होगा z माइनस जेड वन का वैल्यू इसके अलग अलग मॉड के इक्वल आएगा, ये तभी होगा जब ये अलग अलग लाइन पे लाई करेगा, मतलब इस तरीके से होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये हमेशा होल्ड करेगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक। अब जैसे मान लो इनसे रिलेटेड मैं एक आध क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कई बार आपसे बोला जाता है, जैसे इनसे रिलेटेड जो हमने आपको बताया इनके बारे में क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बोला जा रहा है कि डिटरमाइन लोकस ऑफ z गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे पहला दिया हुआ है क्या चीज, पहला दिया हुआ है कि इसको रिप्रेजेंट करना है जनरली z प्लस 2i का मॉड लेस देन और इक्वल टू 3 दिया हुआ, ठीक। दूसरा दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड लेस देन 2। फिर थर्ड मान लो हमने एक दे दिया पाई बाई आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड मॉड z इज लेस देन 5। फोर्थ मान लो हमने दे दिया पाई बाई 6 से लेकर के एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। देखो अब इनको मान लो अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, लोकस बताना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं। ये z प्लस 2i किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करूं x प्लस आई वाई प्लस 2i को, है ना, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा कैसे, x प्लस आई वाई प्लस 2 का मॉड, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा सर्किल बना लेता हूँ। ये सर्किल मान लो हमने बना दिया। अब सर्किल बना लिया तो इसमें आप देखो अगर जो इक्वेशन था x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई टू वाले टर्म से अगर आप इसको रिप्रेजेंट मतलब कंपेयर करोगे, जस्ट सपोज मान लो अगर आप कंपेयर करते हो इसकी वैल्यू को, तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस एक्स वन हमारा इक्वेशन ये था, कैसे था, z माइनस z नॉट का जो वैल्यू था वो k के इक्वल आ रहा था, ठीक।
तो z माइनस जेड नॉट में यहाँ पे मैं तो ऐसे बस रिप्रेजेंट करके दिया हूँ, तो z माइनस जेड नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2i के इक्वल आएगा। अगर मान लो इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तब, इससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, z माइनस जेड नॉट का वैल्यू क्या है, -2i। अब -2i कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा। तो सेंटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सर्किल को हमने ये ड्रॉ किया है गलत किया है। तो मेरे को क्या करना था, मैंने क्या किया, सेंटर का जो पॉइंट आएगा वो -2i आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो रेडियस दिया हुआ है, ये जो रेडियस दिया हुआ है वह 1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। तो एक सर्किल हम ऐसा बना लेते हैं जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा का मतलब मान लो हमने एक इस तरीके से सर्किल बनाया, मतलब यहाँ पे हमारा नहीं बन रहा है, तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे सिंपली बना दिया, एक सर्किल ऐसे बना दिया। और दूसरा रेडियस हमारा 3 आएगा, तो 3 आएगा मतलब यहाँ से ऐसे कट करते हुए जाएगा, और इन्हीं के बीच में हमारा पूरा रीजन लाई करना चाहिए। तो इन्हीं के बीच में लाई करने का मतलब ये हुआ कि जो रीजन की बात किया जा रहा है वो इसकी बात किया जा रहा है। अब इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बता सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है कि जो सर्किल होगा कितनी जगह कट कर रहा है, इसका एरिया क्या हो सकता है, इसका रेडियस क्या हो सकता है, जो भी पूछा जाए आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया ये। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे 1 पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है। 1 पे इक्वलिटी नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किल को ये जो ग्रीन कलर से मैंने कलर किया है इसको टच नहीं कर रहा है, 3 वाले को टच कर रहा है। 3 वाला ये है, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने, हालांकि यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन चलो मैं यहाँ इक्वलिटी लगा देता हूँ। इक्वलिटी लगाने का मतलब ये हुआ कि ये अंदर वाले सर्किल और बाहर वाले सर्किल दोनों और उनके बीच वाले पार्ट को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो रियल पार्ट ऑफ z की बात किया जा रहा है। तो रियल z, मान लो अगर मैंने इसमें लाइन बनाया, क्वाड्रेंट एक्सिस आर्गन प्लेन बनाया, ये हमारा रियल z है और ये हमारा इमेजिनरी z है। इसको मैं ड्रॉ करूं तो रियल z का मतलब 3 ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, यहाँ कहीं आएगा रियल z 3। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं रियल z ग्रेटर देन 3 का, तो मान लो ये हमारा आएगा। पहला इक्वेशन ये बोल रहा है, पहला चीज ये बोल रहा है कि जो भी हमारा कंडीशन आएगा वो 3 से ग्रेटर आएगा, रियल z 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस लाइन के आगे होना चाहिए। लाइन पे इक्वलिटी नहीं, मतलब लाइन को टच नहीं करेगा येलो कलर, ठीक। दूसरा चीज ये बोला जा रहा है इमेजिनरी z का मॉड बोला जा रहा है। तो इमेजिनरी z का मॉड होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी, जैसे मान लो मॉड y लेस देन 2 लिखा हुआ, तो y का वैल्यू क्या होता है, -2 से +2 के बीच में लाई करता है, ये लाई करता है ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इमेजिनरी z पे मॉड हटाओगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, -2 और +2 के बीच में लाइन आएगा, -2 से +2। ये लाइन का नाम क्या होगा, ये +2 होगा और इस लाइन का नाम -2 होगा। तो इसमें हमारा जो कंबाइन रिजल्ट आएगा दोनों का मिला करके वो ये आएगा, वो ये आएगा, इतना पार्ट इन्हीं के बीच में हमको लेना है। तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। इसके आगे तक आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि 3 ग्रेटर देन बोला क्या है। ऐसे ही मान लो ये थर्ड वाले अगर आप बनाओगे तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2। जैसे मान लो मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को ड्रॉ करूं तो पहले आप सर्किल बना लो, मॉड z लेस देन 5, मतलब ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे हो जाएगा, है ना। ओरिजिन पे मतलब इसको अगर आप बनाओगे तो z - 0 का मॉड लेस देन 5 सर्किल के अंदर लाई कर रहा है जो भी वैल्यू है। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 होने का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/2 मतलब ये हमारा लाइन लाई करेगा। π/2 कहाँ होगा, ये और इस वाले इधर होगा, ऊपर में ये वाला लाइन होगा। तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं आर्गुमेंट ऑफ z तो ये हमारा पूरा आ रहा है, ऊपर में आएगा। लेकिन अगर मैं दोनों का कंबाइन रिजल्ट, एंड बोला गया है, इन दोनों का अगर मैं कंबाइन रिजल्ट लूँ इन दोनों का, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा। कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो मैं इससे ड्रॉ कर दिया, सिर्फ यहाँ तक आएगा, ये वाला पोर्शन। एक लाइन आएगा, सिंपल लाइन ऊपर की तरफ। उस लाइन को मैं दोबारा बनाता हूँ, इस सर्किल को हटा देता हूँ, सर्किल की हमको ज़रूरत ही नहीं है।
तो सिर्फ ये लाइन हमारा यही रिप्रेजेंट करेगा, इतना लाइन आएगा। दोनों का अगर मैं कंबाइन रिजल्ट लूँ तो ये आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये आया। तो ऊपर वाली लाइन को टच भी नहीं कर रहा क्योंकि इक्वलिटी ये बोला जा रहा है कि 5 से छोटा ही होना चाहिए। एंगल पाई बाय 2 कब बनाएगा, सिर्फ यहीं पे बनाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक सिंगल एरो ऐसे इमेजिनरी जेड पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आप इसको भी बना सकते हो। ठीक, किसी भी एंगल पाई बाय 3 इसको बनाना आसान है, आपने बना दिया कैसे, लास्ट वाले को पाई बाय 6 यहाँ बनाया, पाई बाय 3 यहाँ बना दिया। तो इन दोनों के बीच का रीजन ये आएगा, ये वाला। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग रीजन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है क्या चीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और आपको किसी भी जो स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है, जे एग्जाम होता है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप ध्यान से देखिए, इनइक्वालिटी मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी अलग अलग बुक में आपका अलग अलग लिखा हुआ। जैसे मान लो मैं अलग अलग लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा, मॉड z1 प्लस मॉड z2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। दूसरा फार्मूला आपको अलग अलग बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि z1 प्लस z2 का जो वैल्यू होगा, सॉरी z1 माइनस z2 का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस होता है, z1 माइनस z2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड z1 माइनस मॉड z2 से इस पूरे का मॉड। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग रिजल्ट को याद मत करो, आप क्या कर लो ना, इसको ऐसे याद कर लो, z1 प्लस z2 फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस माइनस z2 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा मॉड z1 माइनस मॉड z2। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है और इस चीज को दोनों को आप एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो और यही याद रखो, ज़्यादा बेटर है। हालांकि हमने इसके बारे में भी आपको बताया भी, यहाँ पे इक्वालिटी कब होता है ये देखो, हमने आपको ड्रॉ करके भी बताया भी इसके बारे में। ये देखो प्रॉपर्टी 7 और 8 था, हाँ ये 7 और 8, तो इसके बारे में हमने आपको भी बताया है। तो वो जो वैल्यू आएगा अगर आप वहां से ड्रॉ करोगे तो उसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, जैसे मान लो z1 प्लस z2 का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, z1 प्लस z2, इधर लोगे तो इसमें माइनस रखोगे। तो इसीलिए हम इसको अलग अलग ना लिख करके आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ना इस रिजल्ट को याद रखो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो इस रिजल्ट का यूज़ कहाँ होता है, आप कोई भी बुक उठा करके देखोगे तो आपको इससे कम से कम पूछे गए क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन एक लिया, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या आते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोला जा रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z find the minimum value of mod z plus z minus 2i। ये हमसे पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे ना आप ये जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखा हुआ है इसके बारे में आप सोचोगे, ठीक है, इसके बारे में सोचोगे। ये एक, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, क्या चीज़, हाँ यहाँ क्या गड़बड़ कर दिया है, यहाँ भी मॉड होना चाहिए ये, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने सही लिखा है, यहाँ भी मॉड होना चाहिए और यहाँ भी मॉड होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा, नहीं तो ये और ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, ये वाला। तो ये हमने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। तो ये मॉड z1 प्लस मॉड z2 दोनों जगह आ जाएगा। अब देखो अगर मान लो हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमको पहचानना कैसे, पहचानना ये है कि ये जो हमारा वैल्यू होगा वो ये मैक्सिमम होता है, मतलब कोई भी ऐसे मान लो लिखा हुआ 5 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, सीधी सी बात है। यानी अगर मैं ऐसे लिखूँ x ग्रेटर देन 2 लिखूँ तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा। यानी मिनिमम वैल्यू 2 होने का मतलब ये हुआ कि x का कोई भी वैल्यू जो होगा वो 2 से बड़ा ही होगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि x
ये मान लो हमने ये लिखा है ग्रेटर देन 2 लिखा है, अगर मान लो ऐसे लिख दो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय x का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2 से छोटा ही होगा, कि क्या होगा नहीं पता। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और यहाँ पे क्या गिवन है। तो गिवन है मतलब अगर मान लो मैं z1 को z मान लूँ और z2 को z माइनस 2i मान लूँ, तो फिर यहाँ का यूज करके मैं कर सकता हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया इस कंडीशन का यूज कर लिया, z1 प्लस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 यूज कर लिया। अब z1 प्लस z2 मान लो हमको दिया हुआ तो उसकी जगह मैंने इसको रख दिया z माइनस 2i। ठीक, इसका मिनिमम वैल्यू अब यहाँ रख लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, प्लस वाला साइन यूज कर रहा हूँ, तो z माइनस 2i, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ऐसे करने का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया ना, ये मॉड z माइनस 2i है ना, 2i माइनस z इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, z1 माइनस z2 का मॉड z2 माइनस z1 के इक्वल होता है। आप इक्वल कैसे होता है कैलकुलेट कर सकते हो, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 और z2 का वैल्यू x2 y2 रख करके कैलकुलेट करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो z माइनस 2i है उसको 2i माइनस z बना लिया। क्यों बनाया, इसलिए 2i माइनस z हमने z2 का वैल्यू रखा, तो सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया, पहले मेरे को z1 रखना था। z1 क्या है हमारा, z है, और z2 को हमने बना लिया 2i माइनस z रख लिया। ठीक, अब यहाँ से देखो z से z कैंसिल हो जाएगा, मॉड z प्लस 2i माइनस z माइनस 2i एक ही बात है, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 2i, और 2i का मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आएगा मिनिमम वैल्यू मॉड z प्लस z माइनस 2i का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। देखो एक आध क्वेश्चन में और आपको दे करके दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे मान लो हमने लिया इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द greatest value of mod z plus 1 mod z plus 1 का हमको वैल्यू निकालना, और क्या चीज ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना। ठीक, अब अगर मान लो मैं वो फार्मूला लिखूं, फार्मूला सबसे पहले तो आपको उसको लिख लेना है, z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 इसका मॉड। ठीक, तो अब हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि इधर वाला वैल्यू हमको दिया हुआ ये कैलकुलेट करना, ठीक, या इधर वाला वैल्यू दिया हुआ इधर वाला कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, ये जो वैल्यू गिवन है आपका, इस वैल्यू का यूज करके z प्लस 1 में इसको कन्वर्ट करूंगा। z प्लस 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास मान लो हमने लिखा हुआ है z प्लस 4 लिखा हुआ है ना, z प्लस 4 लिखा हुआ है, तो z प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसको मान लो मैं अगर z प्लस 4 को कन्वर्ट कर दूँ ऐसे, z प्लस 4 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ z प्लस 4 माइनस 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा वैल्यू आएगा z प्लस 4 का वैल्यू दिया हुआ है, और दूसरी चीज हमको z प्लस 1 कैलकुलेट करना है, तो मैं ना जानबूझ के z प्लस 1 में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो z प्लस 1 में कन्वर्ट करने से फायदा ये होगा कि जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है ना वो मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, z प्लस 4 माइनस 3 में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब ये वाला जो पहला पार्ट है इसको मैंने z1 बोल दूंगा और इसको मैं
Z2 बोल दूंगा। तो अब इनकी अलग अलग वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, Z+4 का मॉड फिर -3 का मॉड। ठीक, तो हमको पूछा क्या गया, Z+1 का ही वैल्यू तो पूछा गया, और Z+4 का वैल्यू हमारा बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगा, तो यहाँ पे आप 3 रख सकते हो। ठीक, और -3 का मॉड 3 आ जाएगा। -3 का मॉड इन द सेंस जैसे मान लो -2 का मॉड क्या होता है +2, -4 का मॉड माने कोई भी नेगेटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव बना देता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव नहीं बनाता, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है। तो किसी भी मॉडुलस वाले टर्म्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो ये आपका क्या आ गया, Z+1 आया, तो Z+1 का जो वैल्यू आया वो 6 आया, 6 लेस देन इक्वल टू Z+1। तो मतलब Z+1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। ये बोला जा रहा है लेस देन, तो लेस देन का मतलब ये हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 6 है, उससे जो भी वैल्यू आएगा वो छोटा ही आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं बस आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग सॉल्व करिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड इफ Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7i एंड Z2 का मॉड दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो Z1 प्लस Z2 का हमको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर आपका आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू 31 और लीस्ट वैल्यू 19 आएगा। तो ट्राई करके देखिएगा क्या आएगा, मतलब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं।